नमस्कार मेरे साथियों और विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी मुझे बड़ा आत्मसंतोष देती है। हाँ, मुझे एक जगह दिक्कत होती है, आपको भी हो रही होगी। एक काल को एक वीडियो में समाहित करना, 200 साल के 250 साल के समय को एक वीडियो में आपको दे रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा समझ में नहीं आ रहा है। परेशान बिल्कुल मत होइए। जब हम इनकी ब्रांचें लेंगे, शाखाओं को लेंगे, अरे भाई भक्ति काल में चलेंगे ना, ज्ञान मार्ग अलग होगा, प्रेम मार्ग अलग होगा। ज्ञान मार्ग में भी प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग चलेगा। निर्गुण में, सगुण में आएंगे, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा अलग होगी। रीति काल भी इसी तरह चलेंगे, नाना प्रकार की। आधुनिक काल तो उससे विस्तृत होगा। आज हम आधुनिक काल की बात करेंगे आपसे, बहुत छोटे से वीडियो में, केवल इसलिए कि आपके मस्तिष्क में एक बात आ जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो ये 4 काल हैं, इन चारों कालों में क्या क्या चीज मुख्य मुख्य है, ये मान के चलिए कि आपको बंद पैकेट मिल रहे हैं। जब पैकेट खोल कर दूंगा तब उसका आनंद देखने में अलग होगा। आज हम बात करते हैं आधुनिक काल की। साथियों, ये हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास चल रहा था, क्योंकि चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे वो रीति काल हो, आपने देखा ना, सब जगह केवल काव्य काव्य की बात थी। लेकिन आधुनिक काल आते ही आते, अब याद कीजिए काल विभाजन, 1050 से 1375 आदिकाल था, 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल कहलाया, और 1700 से 1900 तक का समय रीति काल कहलाया। और मैंने उस समय लिखा था, बताया था, आचार्य शुक्ल ने लिखा है, संवत 1900 से अब तक। जब लिखा तब, और आज भी अब तक, आज तक, संवत 1900 से आज तक, ध्यान दीजिएगा, 1900 से आज तक चल रहा है हमारा आधुनिक काल। अब ध्यान रखिएगा, संवत थे, जब आधुनिक काल आया। आज तो 50% लोग भी संवत नहीं जानते हैं। अगर उनसे पूछो संवत कौन सा चल रहा है, नहीं बता पाते। तो हम बात अब सन की करेंगे। वो 1900 संवत का मतलब मैंने एक बार बताया था आपको कि संवत जो हमारा है वो 57 साल बड़ा है, सन उससे छोटा है। सन तो बाद में बना। ये मानकर चलते हैं लगभग, तो इस तरीके से अगर सन की बात करें तो इसमें 57 घटा देने चाहिए। जब 57 घटा देंगे तो 1843 हो जाएगा। मगर वो 43 ऐसा नहीं होता कि आज हम सोकर उठे और कल से आधुनिक काल शुरू हो गया। शनै शनै धीरे धीरे प्रभाव जाता है। 1850 से माना जाता है। जो आधुनिक काल सन की बात जब करेंगे तो सन 1850 से प्रारंभ हुआ हमारा आधुनिक काल, हम जिस काल में हैं। साथियों, ये वो काल था जब ब्रज भाषा की एक बढ़िया लहर बह रही थी। देवविहारी पद्माकर को हम पढ़ रहे थे, बढ़िया ब्रज भाषा की मधुरिमा थी। लेकिन आधुनिक काल में परिवर्तन के साथ तमाम परिवर्तन हुए। भारत में ही नहीं, भारत में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। अरे स्वतंत्रता आंदोलन भी तो छिड़ गया था, 1857 की क्रांति हुई थी ना। उधर अंग्रेजों का आगमन, यूरोप के तमाम देश व्यापारी बनकर हमारे देश में आने लगे, व्यापार प्रारंभ हो गया। और उन लोगों को, और जहां व्यापार है वहां आदान प्रदान है, भाषा का आदान प्रदान है। परिणाम क्या हुआ कि ब्रज भाषा धीरे धीरे लुप्त होती गई, अथवा कविताएं ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई, क्योंकि हम पद्य साहित्य की बात करेंगे पहले। एक और बात, आधुनिक काल के आते आते आधुनिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ गद्य साहित्य हो गया और एक तरफ पद्य साहित्य हो गया, क्योंकि बातचीत में गद्य की आवश्यकता थी। और फिर जब गद्य की आवश्यकता थी, वातावरण बन गया, और साहित्य समाज का दर्पण है, तो कविताओं में भी नई भाषा आ गई, खड़ी बोली आ गई। ब्रज भाषा को धीरे धीरे समापन की ओर जाना पड़ा, और नई कविता नए रूप में आधुनिक काल में खड़ी बोली में पद्य साहित्य का इतिहास एक छोर हो गया, गद्य साहित्य का इतिहास दूसरी छोर हो गया। 2 भाग हो गए, सीधी सी बात। एक तरफ गद्य है और एक तरफ पद्य है। ये 2 शाखाएं हुई।
जैसे भक्ति काल में हुई थी, सगुण और निर्गुण। अब क्योंकि पद्य की धारा चल रही थी तो मैंने पहले पद्य साहित्य को लेते हैं आपके समक्ष। जो ये पद्य साहित्य रहा हमारा, इसके भी कई भाग हो गए। अब 1850 से आज तक की बात करनी है। सबसे पहला युग भारतेंदु युग आया। इसे कहा जाता है 1800 से 50 से लेकर और 1900 तक का समय। 1850 से 1900 तक का समय जो था ये भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। साथियों, मैं तो ये कहता हूं हिंदी साहित्य के पितामह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक चली आ रही परंपरा को किस प्रकार दोनों दलों को संभालना पड़ा होगा, क्योंकि भारतेंदु जी का प्रभाव गद्य और पद्य दोनों में अद्भुत रहा। उन्होंने हिंदी गद्य के और हिंदी पद्य के नवोन्नयन के लिए, भाई पद्य था तो पद्य बदला तो खड़ी बोली में आ गया, गद्य था गद्य की तमाम विधाएं बनना शुरू हो गई, पत्रकारिता आ गई, गद्य में निबंध आ गए, लेख आ गए, नाटक आना शुरू हो गए, स्वयं भारतेंदु जी ने लिखना शुरू कर दिया। तो गद्य और पद्य के बीच में जो भारतेंदु जी ने एक सेतु का काम किया, उन्हें हिंदी गद्य का पितामह कहा गया। ये समझ लीजिए आप। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के टाइम पर यह 1850 से 1900 तक का समय, इसमें हुआ क्या, भक्ति भाव चला रहा था कृष्ण के प्रति, भक्ति की संबंधित कविताएं लिखी गईं। इतना ही नहीं, श्रृंगार प्रधान भी कविताएं लिखी गईं। स्वयं भारतेंदु जी ने भी भक्ति की कविताएं लिखी कई बार, जब देखेंगे, और ब्रजभाषा में भी लिखी और खड़ी बेली में भी लिखी। जब भारतेंदु जी को हम देखते हैं, स्वयं कृष्ण के प्रेम में तल्लीन होकर गोपिकाएं कहती हैं, भारतेंदु जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। इन दुखियान को न चैन सपने हो मिलो, तासों सदा ये बिरह व्याकुल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जी कोई बीती जाति औधि जो है, जई है प्राण तऊ ये शोक ना समाएंगी। अरे देखियो एक बेरहू ना नैन भरी तो ही आते, अरे जौन जौन लोक जई है तहां पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरे ऊपर आंखें ये खुली ही रह जाए। ब्रजभाषा का प्रभाव रहा। खड़ी बोली भी आए, जब भारत में हाय वहाय भारत भुव भारी, सबही विदिते भई दुखारी। रोम ग्रीस पुण्य निज बल पायो, सब मिली भारत दुखित बनायो। अति निर्बली श्याम जापाना, हाय न भारत तीनों समाना। रो सब मिली भारत भाई, भारत दुर्दशा न देखी जाए। या बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां आप हर हिंदी पखवाड़े में दिखते होंगे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यहीं से शुरू होता है भारतेंदु जी का अपना अडिग नींव। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। तो भारतेंदु जी ने जो काम किया, उनके युग को ऐसा ही नहीं है केवल भारतेंदु जी थी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ये सब लोग उनके साथ, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन, ये सब लोग रहे। और कविता जो भक्ति प्रधान थी, जो कविता श्रृंगार प्रधान थी, उस कविता में एक नया रूप आया। देश प्रधान हो गई, समाज प्रधान हो गई, समाज की समस्याओं का प्रधान हो गई। और ये भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का एक प्रारंभिक और श्रेष्ठ युग हुआ। ये 1850, जब मैं भारतेंदु को बात करूंगा अकेले भारतेंदु युग पर केवल वीडियो होगा, उस समय आप पूरे भारतेंदु की बात करेंगे। और इसके बाद दूसरा युग आया द्विवेदी युग। साथियों, ये द्विवेदी युग 1900 से और 1920 तक सन द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। अभी द्विवेदी कौन है? कई बार मैंने बच्चों से प्रश्न किया, एक आध बार इंटरव्यू में पूछ दिया तो बहुतों ने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नहीं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ये युग प्रचलित हुआ। द्विवेदी जी ने, यही नहीं, अरे 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। वहां से गद्य का प्रारंभ हो गया था, उसमें कविताएं भी जाती थी लोगों की। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में तमाम रचनाएं हुई। इस रक्त अलंकार भी आए नई कविता में। नई कविता से हमारा आशय उस नई कविता को नहीं लेंगे जो 1943 के बाद आई, 1960 के बाद आई। नई कविता का मतलब जो ब्रजभाषा से परिवर्तित होकर के खड़ी बोली में आई थी। नायिका भेद, श्रृंगार, ये सब द्विवेदी युग में चलते रहे, बंद नहीं किया गया। अरे द्विवेदी युग में तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पूरा उद्धव शतक लिख डाला ब्रजभाषा का। ब्रजभाषाएं भी चली और इनके साथ साथ नई बोली भी कविता का एक विषय बना द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग की तमाम सरस्वती पत्रिका, इसको डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण का सुधार काल कह दिया। ये नया जागरण काल हुआ है।
उन्होंने कहा। क्योंकि द्विवेदी जी के युग में, क्योंकि शुरू शुरू में जब खड़ी बोली आई तो बड़ी लड़खड़ाती हुई खड़ी बोली थी। हम भारतेंदु जी की तमाम कविताओं को जब पढ़ेंगे, यद्यपि उन्हें गद्य का जन्मदाता कहा गया, साहित्य का पितामह कहा गया, किंतु कई जगह भाषा में हम देखेंगे अटपटाहट है। क्योंकि प्रारंभिक, भाई बच्चा 1 साल का है, कैसे दौड़ पाएगा? जो खड़ी बोली हमें आज दिखाई दे रही है वो खड़ी बोली उस समय नहीं थी। कहीं ना कहीं परिवर्तन था, कहीं ना कहीं दिक्कतें थी। भाषा में, व्याकरण में शुद्धता का बल अगर कहीं मिला तो द्विवेदी युग में मिला। ये द्विवेदी युग में, इसी में कई अनेक हमारे कवि रहे, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जैसे लोग द्विवेदी युग की देन है, जिन लोगों ने अपना काम किया। इतना ही नहीं, लोचन पांडे, हरिओस जी ने महाकाव्य तक लिख डाला, प्रिय प्रवास वगैरह, ये सब द्विवेदी युग की देन थी। जबकि इसमें पूरी तरीके से निखार आता चला गया। तीसरे काल को हम जब तीसरी शाखा को देखते हैं, छायावाद कहा जाता है। 1920 से 1936 तक ये छायावाद का समय था। आप सोचिए, आप जब छायावाद की जब बात मैं करूंगा, केवल छायावाद की, तब कितना आनंद होगा। आपने सब जान रखा है, एक नई विचार। हालांकि प्रारंभ में छायावाद का बड़ा विरोध हुआ, छायावादी कविताओं का, वो व्यक्तिगत प्रेम बनकर रह गया, वो व्यक्तिगत बातें बनकर रह गई। क्योंकि छायावाद में लोगों ने अपनी बातें करना भी शुरू कर दी थी। जब हम देखते हैं, है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं यहां व्यक्तिगत, स्वयं हमारे निराला जी कहते हैं, है ना, रेत ज्यों तन रह गया है, अब तो कुछ नहीं बचा है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। या जब पंत जी से हम बात करते हैं, वो कहते हैं, न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तो ये पंत प्रसाद निराला प्रसाद जी स्वयं कामायनी में सब कुछ लिखते चले गए। तो कहने का आशय ये, जो छायावाद आया, पंत प्रसाद निराला और महादेवी, इनका एक अलग काव्य था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद फिर इस कविताओं को बड़ा सम्मान मिला। शुरू में विरोध हुआ, किंतु ये कविताएं अपने में एक नवीनता लिए हुए थी, अपने बहुत कुछ समाये हुए थी अपने इस काव्य में। और मगर एक दुख भी हुआ कि छायावाद आते आते धीरे धीरे ब्रज भाषा समाप्त की ओर चली गई, क्योंकि अब लोग पूरी तरीके से खड़ी बोली की कविताएं लिखते रहे। ये 1936 तक की बात हुई। आगे बढ़ते हैं, प्रगतिवाद। साथियों, हर चीज में प्रगति होती है मनुष्य की। प्रगतिवाद की जब हम बात करेंगे तो ध्यान दें, 1936 से और 1943 तक छायावाद भी छाया रहा इसमें, मगर प्रगतिवाद का जन्म होता है 1936 से। तो और इसमें मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हो गया। लोग तमाम प्रकार की नई नई बातें कर रहे थे। इस यहां पर इन लोगों ने क्या किया, समाज को 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा समाज में कोई जाति पाति नहीं, कोई धर्म संप्रदाय नहीं, कोई गरीबी अमीरी नहीं, समाज में 2 वर्ग हैं, एक है शोषक और एक है शोषित। स्वयं इस युग में प्रयोगवाद में निराला को हम देख सकते थे। शोषक और शोषित की बात करना हुई, एक शोषण कर रहा है और दूसरे का शोषण हो रहा है। शोषक और शोषित, ये 2 बातें इस प्रयोगवाद में हुई। प्रयोगवाद एक नया प्रयोग था, प्रगतिवाद इसका नाम दिया गया इसको। 36 से 43 तक, और इनकी प्रगति होती रही, नए नए प्रयोग होते रहे, लोग नई नई बातें करते रहे। और यही नहीं, समाज में शोषित वर्ग में चेतना लाने का प्रयास किया गया। ये कहा गया ये लोग आगे बढ़ें, विरोध करें, क्योंकि एक तरफ देश गुलाम था, युद्ध पूरी तरीके से तेजी पर था। कविताएं उस तरह की लिखी जा रही थीं कि जिनमें अंग्रेजों का भय उत्पन्न, अंग्रेजों को भय उत्पन्न हो, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, ये सब लोग उस समय कविताओं में एक जोश था, उत्थान था। और शोषित व्यक्ति, और शोषण किसके, अंग्रेजों द्वारा हो रहा था। वो शोषण के खिलाफ बहुत सारी कविताएं लिखी गईं, बहुत सारा रूप सामने आया। और इस प्रकार ये काव्य पूंजीवाद, सामंतवाद, इन सब के विरोध में लोगों ने अपनी रचना को खोल दिया, चलते रहे। इसमें नागार्जुन, केदारनाथ, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगे, राघव, जब मैं केवल प्रगतिवाद लूंगा तब उससे विस्तार करूंगा। और प्रगतिवाद के बाद शुरू होता है 1943 से, प्रगतिवाद के बाद 1943 से 1960 ये आता है प्रयोगवाद और नई कविता। साथियों, एक बात बताएं, हालांकि जो मैं विस्तार से लूंगा तब बात करूंगा, नाम सुना होगा तार सप्तक का।
कई विद्यार्थी मुझसे अक्सर प्रश्न करते हैं, तार सप्तक क्या है, तार सप्तक है। तार सप्तक एक काव्य की रचना है, एक पुस्तक है। 1943 में अज्ञे जी ने, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी ने 7 कवियों को इकट्ठा करके एक मंडल बनाया, एक समूह बनाया और 1943 में तार सप्तक नाम की रचना, एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। यह है, हालांकि ये परंपरा रुकी नहीं। अज्ञे जी ने देखा 7 लोग आ गए केवल, बाकी फिर कवि जन्म ले रहे थे, तमाम कवि आगे बढ़ रहे थे। तब उन्होंने दूसरा तार सप्तक निकाला, अरे तीसरा तार सप्तक निकाला। 3 बार तार सप्तक निकले। सप्तक का मतलब ही होता है सप्त, सप्त माने 7 कवियों की देन थी, 7 कवियों की पुस्तकें थी। आज भी क्या लोग निकालते हैं। हमारे एक मित्र हैं, विद्यार्थी कहेंगे, नवोदय विद्यालय में आदेश ने एक अभी पुस्तक निकाली 20 कवियों का संग्रह। कुछ लोग, मैंने सुझाव दिया था शतक निकालो, 100 लोगों का संग्रह हो, 100 कवियों इकट्ठा करो। दशक निकालो, 10 लोगों का संग्रह हो। तो आज सप्तक 3 बार निकला, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों अज्ञे के द्वारा प्रकाशित हुए। लेकिन फिर एक चौथा तार सप्तक निकाला गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रकाशित कराया। तो ये तार सप्तक की परंपरा जो थी वो बराबर चलती रही। साथियों, इस प्रयोगवाद में विशेषता यह हुई, प्रयोगवाद को ही बाद में नई कविता कहा जाने लगा। एक नई बातें थी, तमाम प्रकार के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को प्रधानता दी जाने लगी। कविताओं में भाव क्या है, कला क्या है, लोग अपनी व्यक्तिगत बातें करने लगे, समाज की बातें करने लगे, समाज की दुर्दशा की बातें होने लगी और नाना प्रकार की कविताओं में जन्म होने लगा। और 1960 के इस प्रयोगवाद नई कविता के बाद तो एक दौर चला और चलता चला जा रहा है। चाहे वो डॉक्टर जगदीश गुप्त हों या अन्य कवि रहे हों, उन सब ने मिलकर, त्रिलोचन जी हों, उन सब ने मिलकर के एक नई रूप में हमारा हिंदी साहित्य सामने आया। अकविता नाम दिया गया, अतुकांत नाम दिया गया, गीत युग दिया गया, अगीत युग दिया गया और आज भी एक धारा निरंतर प्रवाहित होती चली जा रही है। तो आपको विशेष रूप से उसे नई कविता का नाम दिया। प्रयोगवाद को ही कुछ लोग नई कविता मानने लगे अज्ञे के साथ ही। तो साथियों, ये था आज का आपके लिए आधुनिक काल पद्य। बिल्कुल मत घबराइएगा, इनके अंदर जब हम प्रवेश करेंगे, जब इनकी गलियों में प्रवेश करेंगे, इनके विभागों में प्रवेश करेंगे, तब बड़े खुलकर चर्चा होगी आपसे, एक एक कवि के बारे में बात होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, आधुनिक काल गद्य का विभाजन कैसे हुआ। और इन्हीं के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए आज की वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत आभार।